हाय, दिस इज़ गुंजन त्रिपाठी। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। आपके दिमाग में आया होगा घर। चलिए अब एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। घर किससे मिलकर बना होता है? इसका उत्तर होता है ईंटों से। अब समझिए, जैसे घर का निर्माण करने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, फिर ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, फिर दीवार से मिलकर कमरा बनता है और कमरों से मिलकर घर बनता है। उसी प्रकार मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका या सेल होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक या टिश्यू बनता है, ऊतकों से मिलकर अंग या ऑर्गन बनता है और अंगों से मिलकर शरीर बनता है। अब आप समझ पाए होंगे कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए कोशिका का क्या महत्व होता है। अब आइए जानते हैं, समझते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। चलिए ये जानें कि सबसे पहले किस व्यक्ति के, किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया था कि सेल क्या होता है, सेल की खोज कहाँ से हुई थी और किसने किया था। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था और स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है। देखिए, सेल जो होता है उसका बायोलॉजिकल टर्म जो यूज होता है सेल के लिए वो होता है साइटो। साइटो मीन्स सेल, और इसी से स्टडी ऑफ सेल जो होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फिर अब इसके बाद जानना ये चाहिए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे, तो जो सेल की खोज करेगा। तो सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और उन्होंने किस बुक में बताया था, उनकी बुक का क्या नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जो उन्होंने 1665 में दिया था। फिर अगली बात आती है, लेकिन इन्होंने किस प्रकार की सेल की खोज किया था? तो इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। पर सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। तो फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर आगे आते हैं, तो फिर आता है क्वेश्चन कि सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। अब ये कैसे याद रखें कि कौन बॉटनिस्ट था और कौन जूलॉजिस्ट था? सेल थियरी इन दोनों लोगों ने मिलके दिया। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में जैसा आपको दिखाया गया है कि एक सेल होती है, बहुत सारी सेल मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू सारे मिलते हैं तो देखिए एक ऑर्गन लीवर दिखाया गया है। फिर ये ऑर्गन जब सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है इसमें, तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो कौन से ऑर्गन सिस्टम का भाग होता है? लीवर। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। फिर ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो एनिमल, मनुष्य भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर ऑर्गेनिज्म सारे मिलके क्या करते हैं? कहीं भी रहते हैं, बसते हैं, तो उसी को पॉपुलेशन या जनसंख्या कहा जाता है। आइए अब हम सेल की संरचना को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल की संरचना दिखाई गई है। देखिए, जो सेल होती है उसकी संरचना, एक सेल को जब हम देखते हैं तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इसमें केवल मुख्य भागों को दिखाया गया, सारे पार्ट को नहीं दिखाया गया। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है सेल में? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन। ये एक एनिमल सेल है, ना कि प्लांट सेल। अगर ये प्लांट सेल होता तो इसमें सेल वॉल भी होती, पर ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है। तो देखिए सबसे ऊपरी लेयर क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो द्रव भरा हुआ है पूरा आपको दिख रहा है, लिक्विड पार्ट, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ डीएनए। तो डायरेक्ट डीएनए नहीं होता, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है।
ये बस 3 पार्ट दिखाया गया है। इसके अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो उसके बारे में डिटेल में हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप सेल के स्ट्रक्चर की तरह इसको समझिए। इसके अलावा ये अंतर्द्रव्य जालिका, ये जो मुड़ी हुई संरचना दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। इस पे बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिसको राइबोसोम बोलते हैं। इन सब का कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि कोशिका से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इसके आगे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं? तो ये न्यूरॉन होता है। जो ब्रेन में जो सेल्स होती हैं उसको न्यूरॉन कहा जाता है। और ब्रेन सेल्स अगर एक बार डेड हो जाती हैं तो वो फिर से उसमें विभाजन नहीं होता या फिर से उसका निर्माण नहीं हो सकता है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, तेज विभाजन सबसे ज़्यादा तेज विभाजन वाली कोशिका कौन सी होती है? यकृत। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के ये लीवर का बहुत ज़्यादा पार्ट भी खराब हो गया है फिर भी उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फिर से खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, यानी खुद को फिर से बना लेगा। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, यानी कि पुनः अपने आप को बना लेना, खुद का निर्माण कर लेना। तो लीवर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतनी ही बातें। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बताइए। जहाँ पे आपको डाउट हुआ होगा, नहीं बात क्लियर हुई होगी, उसको ज़रूर कमेंट में लिखें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आगे की बातें पढ़ने के लिए, कुछ नई नई जानकारी देने के लिए।